जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का PYQ 2024 में सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। 2025 के सब्जेक्टिव को हम लोगों ने देख लिया था काफ़ी अच्छे से, उसी प्रकार से 2024 का हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे चैनल पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्यों देखेंगे, इसका आंसर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल पे जो सब्जेक्टिव करवाया जाता है वो पूरे यूट्यूब पर किसी भी चैनल पे इस तरह के लैंग्वेज में इतनी आसान और सरल भाषा में, जो कि आपको देखते के साथ समझ में आ जाता है और आपको इतना काबिल बना देता है कि आप बिना याद किए उसके आंसर को लिख पाओगे। तो इसलिए आपको हमारे चैनल्स के माध्यम से PYQ सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करनी चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। इस मैराथन क्लास के लिए आपके लिए मात्र 500 लाइक का टारगेट रखा गया है, इसको ज़रूर पूरा कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में देखिए कहा गया है कि देखिए 30 तक क्वेश्चन जो आप लोगों का रहता है वो क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। क्वेश्चन नंबर 31 से मैंने यहाँ पे लिया है आपका, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं आपको बतानी है। क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हो तो आंसर ज़रा सा भी हार्ड नहीं है। इतिहास रटने की चीज़ नहीं है, इतिहास समझने की चीज़ है, ठीक है। ध्यान से समझिए। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोत मिलते हैं। एक होता है साहित्यिक स्रोत, जैसे कि वेद, साहित्य जहाँ आ गया यानी कि पढ़ने वाली चीज़ें, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन ग्रंथ आदि। इनसे उस समय के समाज, धर्म, जीवन शैली की जानकारी मिलती है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ ये सब क्यों जिक्र हुआ है? तो देखो ये सब इसलिए जिक्र हुआ क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में आपको बोला था भारतीय इतिहास को जानने के लिए, ऐसा नहीं कि हमें वर्ल्ड का इतिहास जानना था। तो ये सब जितने भी बुक्स हैं, वेद हैं, पुराण हैं, रामायण है, महाभारत है, बौद्ध और जैन धर्म के जो ग्रंथ है, ये सब भारत में विकसित ग्रंथ है, ठीक है। दूसरा क्या है, पुरातात्विक स्रोत, जैसे पुराने बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ, भवनों के अवशेष और शिलालेख, ये हमें उस समय की संस्कृति और तकनीक के बारे में बताते हैं। आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन दोनों स्रोतों की मदद से इतिहासकार पुराने समय की सही जानकारी जुटाते हैं। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। भारत के कौन से दो प्रांत अगस्त 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच बांटे गए? देखिए, अगस्त 1947 में देश के विभाजन के समय पंजाब और बंगाल दो ऐसे प्रांत थे जिन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया। पंजाब का एक हिस्सा भारत में आया और दूसरा पाकिस्तान चला गया। इसी तरह बंगाल भी दो भागों में बंट गया। पश्चिम बंगाल भारत में रह गया और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो बाद में बांग्लादेश बना, ठीक है। इस विभाजन से बहुत से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और उन्हें नई जगह पर जाकर बसना पड़ा। तो दो जगह, एक पंजाब और एक पश्चिम बंगाल को जो है बांटा गया था। पश्चिम बंगाल तो अपने इंडिया में, एक बंगाल चला गया था आपका पाकिस्तान में, जो अभी बांग्लादेश बन के आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में। कहा गया है कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखिए, मुगल सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस समय उसके पिता हुमायूं कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, इसलिए अकबर का बचपन भी संघर्षों में बीता और आगे चलकर अकबर एक महान और सफल शासक बना जिसने भारत में शांति और एकता स्थापित करने की कोशिश की। आंसर इतना बड़ा नहीं लिखना है। अगर आंसर आपका 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछा गया तो यहीं पर आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा, यहीं पर 1-2 लाइन में। ये सब तो आपको दिमाग में रखने के लिए जो है इतना बातें बताई जाती है। सगुण भक्ति क्या है आपको बताना है। देखिए, सगुण भक्ति वह भक्ति है जिसमें भगवान को रूप और गुणों वाले रूप में पूजा जाता है। सगुण भक्ति वह भक्ति है जिसमें भगवान को रूप और गुणों वाले रूप में पूजा जाता है। इसमें भक्त जो है भगवान को किसी मूर्ति या चित्र के रूप में मानकर उनकी आराधना करते हैं, जैसे कि राम, कृष्ण, शिव, विष्णु या फिर देवी देवता। बात समझ में आई?
भक्त भजन, पूजा, प्रार्थना के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं। भक्त जो होते हैं वो भजन, पूजा, प्रार्थना के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं। शगुन भक्ति का मुख्य उद्देश्य प्रेम और विश्वास के साथ ईश्वर की उपासना करना है। तो ये था सगुन भक्ति। ठीक है, सीधी सी बात है, सगुन भक्ति में ना मतलब भगवान को साक्षात्कार मानते हैं, उनका रूपरेखा मानते हैं, चाहे वो उनकी मूर्ति बनाएं, चाहे उनकी तस्वीर रखें, तब उनकी वो आराधना करते हैं, है कि नहीं। पहाड़िया कौन थे आपको बताना है। देखिए, पहाड़िया वे लोग थे जो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे। कहाँ रहते थे? राजमहल की पहाड़ियों के आसपास। ये आदिवासी समुदाय के थे और जंगलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में अपना जीवन बिताते थे। वैसे आप अगर यहाँ तक भी लिखोगे तो आपका आंसर सही है। ठीक है, इनका मुख्य काम शिकार करना, जंगल से फल फूल इकट्ठा करना और सीमित खेती करना था। ये अपनी परंपराओं और स्वतंत्र जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में त्रिमूर्ति के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध थे, आपको बतानी है। किस नाम से? त्रिमूर्ति के नाम से। ध्यान देंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को त्रिमूर्ति या लाल बाल पाल कहा जाता था। वैसे आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट है। आगे आपके ज्ञान में को बढ़ाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि इन तीनों नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में देशभक्ति जगाई और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। ये स्वराज के बड़े समर्थक थे, जनता को आंदोलन के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में कहा गया है कि सिपाही विद्रोह से जुड़ी 2 प्रमुख महिला नेत्रियों के नाम लिखना है। सिपाही विद्रोह में कई वीर महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें प्रमुख है रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। इसके बाद है आपका बेगम हजरत महल। इन्होंने लखनऊ में अंग्रेजों का विरोध किया और विद्रोह का नेतृत्व किया। इन महिलाओं की वीरता आज भी याद की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भारत में रेलवे लाइन पहली बार कब और कहां से कहां तक बिछाई गई। देखिए, भारत में पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई। यह रेल बोरीबंदर, मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह लगभग 34 किलोमीटर लंबी थी। इस रेल सेवा से यात्रा आसान हुई, व्यापार बढ़ा और भारत में आधुनिक परिवहन की शुरुआत हुई। वैसे आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, आइए, इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली क्या है। इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली ईंटों को जोड़कर मजबूत दीवार बनाने की एक विशेष निर्माण पद्धति है। यानी एक मेथड है जिसमें ईंटों को जोड़कर एक विशेष ईंटों को, याद रखिए, बॉन्ड प्रणाली ईंटों को जोड़कर मजबूत दीवार बनाने की एक विशेष निर्माण पद्धति है। ठीक है, इसमें ईंटों को एक निश्चित क्रम में लगाया जाता है। एक परत में ईंटों का लंबा भाग बाहर की ओर रहता है और अगली परत में ईंटों का छोटा भाग बाहर दिखाई देता है, यानी कि एक पैटर्न बनाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक परत में ईंटों का जो लंबा भाग होता है वो बाहर की ओर होता है और अगली परत में ईंटों का जो छोटा भाग होता है वो बाहर की ओर होता है। एक बार बड़ा भाग बाहर करेगा, एक बार छोटा भाग बाहर करेगा। इस तरह परतें बदल बदल कर रखी जाती हैं, जिसमें ईंटें आपस में अच्छी तरह फंस जाती है और दीवार अधिक मजबूत बनती है। ठीक है, इस प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दीवार पर वजन बराबर पड़ता है और उसमें दरार पड़ने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए इसका उपयोग पुल, इमारत और किले जैसे मजबूत संरचनाओं में किया जाता था। सरल शब्दों में इंग्लिश बॉन्ड एक ऐसी तकनीक है जो इमारत को लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित बनाती है। इंग्लिश बॉन्ड के मतलब समझो, बॉन्ड मतलब होता है बांधना, इंग्लिश बॉन्ड का मतलब होता है ईंटों का ऐसी व्यवस्था जिससे कि मजबूत दीवार तैयार होती है। अब इसी में आपको बना बना के लिखना है। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि पहले बड़े छोर को बाहर करते थे, फिर दूसरे परत में छोटे छोर को बाहर करते थे, इसी तरह से ये बनता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारतीय संविधान के प्रमुख अवगुण क्या हैं। देखिए, गुण तो बहुत सारे होंगे, लेकिन क्या सिर्फ गुण होने से होता है? नहीं, उसमें अवगुण भी आपको मिलेगा देखने को। क्या क्या अवगुण हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं।
भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी बताई जाती है। पहला यह है कि बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा संविधान है ये, इसलिए इसे समझना आम लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। दूसरा, इसमें कई बार संशोधन किए गए हैं, जिससे कुछ लोग इसे कम स्थिर मानते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि ये कभी भी बदला जा सकता है। तीसरा, इसमें केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई है, जिससे राज्यों को कभी कभी कम अधिकार मिलने की बात कही जाती है। अब केंद्र को ज़्यादा शक्ति दे देगा तो राज्य को तो फिर वो हल्के में ले लेगा, है ना। कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि इससे विदेशी संविधानों से कई प्रावधान लिए गए हैं, इसलिए ये पूरी तरह मौलिक नहीं लगता। हालांकि ये कमियां होने के बावजूद संविधान देश को एकजुट रखने में, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, सारी कमियां भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है 41 में भक्ति आंदोलन के बारे में आपको बतानी है। ठीक है, भक्ति आंदोलन क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाना था। इस आंदोलन ने सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कठिन कर्मकांड या जाति का बंधन जरूरी नहीं है, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, भक्ति आंदोलन का मतलब ही था ईश्वर को प्राप्त करना। ठीक है, और इसके जो प्रमुख संत थे, रामानंद, कबीर, गुरु नानक और मीराबाई जैसे संतों ने लोगों को प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। ठीक है, भक्ति आंदोलन के जो मुख्य थे उसके नाम याद रखिएगा, वरना फिर आप आंसर ही नहीं लिख पाओगे अगर इसके नाम याद नहीं रहा तो। उन्होंने अंधविश्वास और भेदभाव का विरोध किया। भक्ति आंदोलन के कारण समाज में एकता बढ़ी और धर्म को सरल रूप में समझाया गया। इस आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि लोगों में सहनशीलता बढ़ी और समाज में अधिक मानवीय बना। इसलिए भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी दौर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि काला शहर एवं गोरा शहर में अंतर स्पष्ट करना है आपको। देखिए, काला शहर और गोरा शहर में अंतर लिखने बोलेगा तो अंग्रेजों के शासनकाल में कई बड़े शहरों को दो भागों में बटे होते थे, जैसे काला शहर और गोरा शहर। गोरा शहर वह क्षेत्र था जहां अंग्रेज और अन्य यूरोपीय लोग रहते थे। यहां चौड़ी सड़कें, साफ सफाई, अच्छी इमारतें, क्लब, आधुनिक सुविधाएं होती थी, यानी कि अंग्रेजों के लिए सारा फैसिलिटी होता था वहाँ पर। कहाँ पे? गोरे शहर में। दूसरी ओर काला शहर में भारतीय लोग रहते थे। यह इलाका अक्सर भीड़ भाड़ वाला होता था, यानी कि ठूंस ठूंस के लोग भरे होते थे। सड़कें जो होती थी वो संकरी होती थी और सुविधाएं कम मिलती थी। अंग्रेज़ दोनों क्षेत्रों को अलग रखते थे ताकि उनका जीवन आरामदायक और सुरक्षित बना रहे। ठीक है, ये विभाजन केवल रहने की जगह नहीं थी, बल्कि उस समय के सामाजिक भेदभाव को भी दर्शाता था। इससे साफ पता चलता है कि अंग्रेज भारतीयों और अपने लोगों के बीच बड़ा अंतर रखते थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 में अंग्रेज सरकार द्वारा बनाया गया एक कठोर कानून था। इसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। यानी आपके ऊपर मुकदमा चला देगी बिना बताए और बिना कारण दिए आपको गिरफ्तार करके उठा ले जाएगी। लोगों को अपने बचाव का पूरा मौका भी नहीं मिलता था। इस कानून से भारतीय स्वतंत्रता पर सीधा हमला हुआ, इसलिए जनता ने इसे अन्यायपूर्ण माना। पूरे देश में इसका जोरदार विरोध हुआ और महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। लोगों का मानना था कि यह कानून केवल अंग्रेजी सत्ता बचाने के लिए बनाया गया है। इसी कारण भारतीयों ने इसे काला कानून कहा, क्योंकि यह न्याय और अधिकारों के खिलाफ था। इस कानून ने स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज कर दिया। नेक्स्ट अगला सवाल है आपका, एकता नीति क्या है? एकता नीति क्या है? एकता नीति मध्यकालीन भारत, विशेषकर दिल्ली सल्तनत के समय एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसमें शासक अपने अधिकारियों और सैनिकों को वेतन देने के बजाय एक क्षेत्र यानी कि एकता की जमीन सौंप देता था। यानी कि
शासक क्या करता था, जो उसका अधिकारी था, तो जो सैनिक लगते थे तो उसको तनख्वाह नहीं देता था, बल्कि उसको तनख्वाह के रूप में एक ज़मीन का टुकड़ा सौंप देता था। उस क्षेत्र से मिलने वाला कर यानी कि राजस्व ही उनकी आय होती थी। इक्ताधारक का काम केवल कर वसूलना ही नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखना और ज़रूरत पड़ने पर सेना उपलब्ध कराना भी था। अगर राजा को सेना की ज़रूरत पड़ी तो वो उसको सेना भी भेजेगा। हालांकि वह उस ज़मीन का मालिक नहीं होता था, पर सुल्तान जब चाहे उसे बदल सकता था। ठीक है, राजा के हाथ में सारा पावर दिया गया था। इस व्यवस्था से शासन चलाना आसान हुआ और सेना को बनाए रखने में मदद मिली, लेकिन कभी कभी इक्ताधारक अधिक कर वसूल कर जनता को परेशान भी करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 में। कह रहा है कि 1857 की क्रांति के आर्थिक कारणों की चर्चा करें। देखिए, 1857 की क्रांति के पीछे कई आर्थिक कारण थे। अंग्रेज़ों की नीतियों ने भारतीय किसानों, कारीगरों और व्यापारियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब आर्थिक कारण की बात करेंगे तो बिजनेस पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अंग्रेज़ों की नीतियों ने भारतीय किसानों, कारीगरों, व्यापारियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। भारी लगान के कारण किसान कर्ज में डूब गए और उनकी ज़मीनें छीनने लगी। अंग्रेज़ भारत से कच्चा माल सस्ते में ले जाते थे और तैयार माल महंगे दामों पर बेचते थे, जिससे भारतीय उद्योग धंधे धीरे धीरे नष्ट होने लगे। खासकर बुनकरों, हस्तशिल्प कारीगरों की हालत खराब हो गई। इसके अलावा कई राजाओं की जागीरें और पेंशन बंद कर दी गई। अब राजाओं को भी कुछ जागीर दी गई थी, पेंशन मिलती थी, ये सब जो है बंद कर दिया गया, जिससे उनमें भी असंतोष फैल गया। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती गई। इन सभी आर्थिक शोषणों ने लोगों में गुस्सा पैदा किया, जो अंततः 1857 की क्रांति के रूप में फूट पड़ा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 में। कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको लिखना है। देखिए क्या होगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन था। यहाँ के किसानों को अंग्रेज नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, बोलते थे तुमको करना ही पड़ेगा, जिससे उन्हें भारी नुकसान होता था। गांधी जी ने नील की खेती करने से ना ज़मीन का जो क्वालिटी होता है वो ख़राब हो जाता था। ठीक है, फिर उसमें फसलें नहीं हो सकती। गांधी जी ने किसानों की समस्या सुनी, फिर सभी किसान चले गए गांधी जी के पास, अपनी समस्या उनको सुनी और सत्य तथा अहिंसा के मार्ग पर आंदोलन शुरू किया। उन्होंने सरकार के अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध किया, मतलब कोई मारपीट नहीं, कुछ नहीं। बड़ी संख्या में किसान उनके साथ जुड़ गए। आखिरकार अंग्रेज सरकार को जांच समिति बनानी पड़ी और किसानों को राहत मिली। इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि बिना हिंसा के भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली यहीं से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 में। संथाल विद्रोह के कारण एवं स्वरूप पर प्रकाश डालें। क्यों संथाल विद्रोह हुआ था, इसके कारण को बताना है और इसके स्वरूप पर प्रकाश डालना है। देखिए, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में वर्तमान झारखंड और बिहार के क्षेत्रों में हुआ था। यह विद्रोह संथाल आदिवासियों ने अंग्रेजों, जमींदारों, महाजनों के अत्याचार के खिलाफ किया था। संथाल लोग सरल जीवन जीते थे, खेती तथा जंगलों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों की नई भूमि व्यवस्था ने उनकी ज़मीन छीन ली। अब जब उनके पास ज़मीन ही नहीं रहेगा तो वो तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ज़मींदार अधिक लगान वसूलता था और महाजन ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा देता था। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन भी अक्सर ज़मींदारों के साथ देते थे, जिससे संथालों को न्याय नहीं मिल पाता था। इन सभी कारणों से उनमें गहरा असंतोष हुआ। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हजारों संथालों ने संगठित होकर विद्रोह शुरू कर दिया, है ना। इस विद्रोह का स्वरूप बहुत उग्र था। संथालों ने अंग्रेज अधिकारियों, महाजनों और जमींदारों पर हमला किया।
वे अपने अधिकार और ज़मीन वापस चाहते थे। हालांकि अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार थे, इसलिए उन्होंने इस विद्रोह को कठोरता से दबा दिया। फिर भी संथाल विद्रोह का महत्व बहुत बड़ा है। इसने दिखा दिया कि आदिवासी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और बाद में अंग्रेज़ों को उनकी समस्याओं पर ध्यान देना पड़ा और प्रशासन में कुछ सुधार किए गए। विद्रोह भारतीय जन आंदोलनों के इतिहास में साहस और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के द्वारा प्रयोग किए गए प्रमुख हथियार तथा अस्त्र शस्त्र की चर्चा करें। देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे हथियार अपनाए जो हिंसा पर नहीं बल्कि सत्य और नैतिक शक्ति पर आधारित थे। उनका सबसे बड़ा अस्त्र था सत्य और अहिंसा। उनका मानना था कि बिना हिंसा के बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। गांधी जी का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका था सत्याग्रह, जिसका अर्थ है कि सत्य के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष। सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष। इसमें लोग अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करते थे, लेकिन हिंसा का सहारा नहीं लेते थे। असहयोग आंदोलन के माध्यम से उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अंग्रेजों की नौकरी, स्कूल, अदालत और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, यानी उसको बाइकआउट कर दे, छोड़ दे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को भी बढ़ावा दिया, चरखा चलाकर खादी पहनने का संदेश दिया ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने अन्यायपूर्ण कानूनों को खुलेआम तोड़ा, जैसे नमक कानून के विरोध में दांडी यात्रा। गांधी जी के इन तरीकों ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। किसान, मजदूर, महिलाएं और छात्र सब आंदोलन से जुड़ गए। ठीक है, उनकी सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास और एकता थी। किसकी? गांधी जी की। ठीक है, इस प्रकार गांधी जी ने साबित किया कि सच्चाई, धैर्य और अहिंसा से भी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, यानी बिना लड़े झगड़े आप स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। उनके विचार आज भी पूरी दुनिया में शांति और न्याय का रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में है, सरल भाषा में। मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको आपको समझ में भी आ रहा होगा, इसलिए ज़्यादा एक ही बात को मैं 4 बार रिपीट नहीं करना चाहता। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं एक्सप्लेन कर दीजिए। अब इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? समझ लो कि मैं एक कहानी सुना रहा हूँ आपको, उस कहानी को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन कहाँ किया जाता है? इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल में। ये हिस्ट्री है, एक कहानी की तरह है, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, एक इतिहासकार के रूप में अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की भूमिका का विश्लेषण करना है। आइए करते हैं। अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के दरबार का प्रमुख विद्वान, सलाहकार था और इतिहासकार था। अब बताइए इसमें क्या हम एक्सप्लेन करेंगे? जो बात है वो तो मैं बता ही दे रहा हूँ आंसर में। आंसर ही आपका इतना आसान और सरल भाषा में तैयार किया गया है कि इस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, आसानी से आपको पढ़ते चलना है। वे बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने अकबरनामा नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें अकबर के जीवन, विजय और शासन का विस्तृत वर्णन है। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग में अकबर के पूर्वजों और मुगल वंश का इतिहास बताया गया। दूसरे भागों में अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं और नीतियां लिखी गई और तीसरा भाग आईना अकबरी कहलाता है, जिसमें प्रशासन, सेना, कर व्यवस्था, समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। अबुल फजल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे घटनाओं को क्रमबद्ध विस्तार से लिखते थे, जिससे इतिहास समझना आसान हो जाता था। इससे क्या समझ में आता है कि वो बहुत बढ़िया इतिहासकार थे। हालांकि वे अकबर के बहुत करीबी थे, इसलिए उन्होंने कई जगह अकबर की प्रशंसा भी की है। फिर भी उनकी रचनाएं उस समय की सबसे भरोसेमंद ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती हैं। एक इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने मुगल काल को समझने में अमूल्य योगदान दिया। उनकी लिखी जानकारी से हमें उस समय की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था का स्पष्ट चित्र मिलता है। इसलिए वे भारतीय इतिहास के महान इतिहासकारों में गिने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? देखिए,
मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद ये धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। सबसे बड़ा कारण था कमज़ोर उत्तराधिकारी। उसका उत्तराधिकारी जो होता था वही अच्छा नहीं था। अशोक के बाद जो शासक आए वे उतने योग्य नहीं थे, इसलिए वे इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। दूसरा कारण था अत्यधिक विशाल साम्राज्य। इतने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण रखना कठिन था, जिससे प्रांतों में विद्रोह होने लगे। तीसरा कारण प्रशासन की कमजोरी थी। अधिकारियों में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और शासन ढीला पड़ गया। आर्थिक समस्याएं भी पतन का कारण बनी। बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत धन चाहिए था, जिससे करों का बोझ बढ़ा और जनता असंतुष्ट हो गई। साथ ही सीमाओं पर विदेशी आक्रमणों का खतरा भी बढ़ गया। इन सभी कारणों से मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे टूट गया, अंततः समाप्त हो गया। फिर भी इस साम्राज्य ने भारत को राजनीतिक एकता दी और प्रशासन की मजबूत व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51। कबीरदास की जीवनी, शिक्षाएं एवं प्रमुख उपदेशों की चर्चा करना है। देखिए, कबीरदास 15वीं सदी के महान संत थे, कवि और समाज सुधारक भी थे। माना जाता है कि उनका जन्म वाराणसी के पास हुआ और उनका पालन पोषण एक जुलाहा परिवार में हुआ था। कबीर ने साधारण जीवन जीते हुए लोगों को सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। कबीर की शिक्षाओं का मुख्य आधार था ईश्वर एक है। वे ना तो केवल हिंदू धर्म का समर्थन करते थे और ना ही मुस्लिम धर्म का। वे दोनों में फैली बुराइयों और अंधविश्वासों का विरोध करते थे। उनका कहना था कि भगवान को मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि सच्चे मन में खोजो। ठीक है। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच और दिखावे का विरोध किया और प्रेम, भाईचारा तथा समानता का संदेश दिया। उनके दोहे सरल भाषा में होते थे, इसलिए आम लोग आसानी से समझ जाते थे। कबीरदास के उपदेशों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों से प्रेम करे और सत्य मार्ग पर चले। आज भी उनके विचार हमें एकता और मानवता का संदेश देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। हो सकता है ये लास्ट सवाल हो आपका। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। अब आप ये मत समझना कि ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। ठीक है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। इसका मतलब है कि देश में अंतिम शक्ति जनता के पास है। संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। साथ ही ये नागरिकों को अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। भारत में संघीय व्यवस्था है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका व्यवस्था भी करता है, ताकि हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। क्या होता है न्यायपालिका? कोर्ट, जहाँ पे केस मुकदमा लड़ा जाता है। इसके अलावा ये एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष से ऊपर सभी को वोट देने का अधिकार और धर्मनिरपेक्षता जैसी महत्वपूर्ण बातें सुनिश्चित करता है, यानी इसको फिक्स्ड करता है। भारतीय संविधान लचीला भी है और आवश्यकता अनुसार संशोधित किया जा सकता है। यह देश में शांति, समानता और एकता बनाए रखने पर मजबूत आधार है और भारत के लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। तो ये था आज का हमारा PYQ 2024 की कंप्लीट सॉल्यूशन सब्जेक्टिव का। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन तो जाता नहीं है ज़्यादा, इसलिए हम व्हाट्सएप पर आप लोगों को सारा अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।